Hello everyone, how are you? I hope you all are very good and doing great work at your home. Myself Ina and welcome to my channel. Yesterday we have completed a very important topics of electricity and now we are continuing this. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ चार्जेस टॉपिक और इससे पहले अपनी चार्जेस क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो सब आपका कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है तो फटाफट जाइए बिना वेट किए और फटाफट हमने जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे जाकर आप उन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग मैथ्स की भी आपकी क्लासेस लगाते जा रहे हैं जिनके अंदर आप हम 1 चैप्टर और 2nd चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो भी कंप्लीट कर लीजिए। टुडे वी विल डू इलेक्ट्रिसिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, सो फ्लो ऑफ चार्जेस में सबसे पहले आपको एक टॉपिक समझने की जरूरत है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये मान लीजिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपकी 2 टंकियों वाला एग्जांपल लिया था जिसमें हमें एक में वाटर ज्यादा था और एक में वाटर कम था। वाटर विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल लेवल टू लोअर पोटेंशियल लेवल टिल द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। वाटर जब दोनों का बराबर हो जाएगा ना टंकियों में तो पानी क्या हो जाएगा, फ्लो करना रुक जाएगा। ऐसे ही हमारे जो चार्जेस होते हैं वो भी सिमिलर पैटर्न में वर्क करते हैं। एक में लेट्स अज्यूम बहुत हायर पोटेंशियल है, एक में थोड़ा कम है, एक में ज्यादा चार्जेस है और एक में थोड़े कम चार्जेस है, तो तब तक चार्ज फ्लो करेंगे जब तक कि उनका डिफरेंस इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आ जाता। दैट मीन्स दोनों चार्ज बराबर नहीं हो जाते। सो पोटेंशियल डिफरेंस को समझ लेते हैं सबसे पहले। उसमें क्या होगा, लेट्स टेक, हमने 2 आपकी स्फेयर ले लिए। ओके, मेटल की स्फेयर है, एक और गोला ले लिया। बहुत अच्छे से समझिएगा इस टॉपिक को बिकॉज इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मेटल के आपके स्फेयर है जिसमें एक के अंदर आपका मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे वाले के अंदर ऑल्सो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है दूसरे में। ठीक है, पॉजिटिव नहीं लेते, नेगेटिव ले लेते हैं हम। क्लियर है? ठीक है, अब हमें पता है कि दोनों में एक में पॉजिटिव चार्ज है, सेकेंड वाले में एक में नेगेटिव चार्ज है। तो अब क्या करेंगे, फ्लो करेंगे चार्जेस। लेकिन अभी हमने इनको कनेक्ट नहीं किया, ये थोड़े दूर दूर रखे हुए हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमको एक चार्ज लेके आते हैं, इनके पास वो पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अब पॉजिटिव चार्ज को जब हम पॉजिटिव साइड लेके जाएंगे एक बार और एक बार नेगेटिव साइड लेके जाएंगे, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सो अगर हम पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं, आपने ना पोटेंशियल डिफरेंस में एक स्टेटमेंट पढ़ी थी जिसमें क्या पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं आपके 2 पोटेंशियल्स थे, वो किसके बराबर हो जाएंगे, टोटल वर्क डन बाय द चार्ज। जब कोई एक चार्ज एक पोटेंशियल से दूसरी पोटेंशियल पे जाएगा, जितना वो काम करेगा ना वही उतना ही क्या होगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ आ गया आपको? जैसे कि मान लीजिए कोई एक चार्ज है आपका एक साइड पे पड़ा हुआ है, उसको इधर आना है। ठीक है, तो जब वो अपनी साइड चेंज करेगा या मूवमेंट करेगा उस टाइम पे क्या होगा, उतना जितना वो काम कर रहा है ना बच्चा, इधर से उधर जंप लगाने में जितनी मेहनत करेगा, दैट मीन्स उतना ही उसके अंदर पोटेंशियल होगा। जब पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो वो मेहनत ही नहीं करेगा, कोई वर्क ही डन नहीं होगा। सो दैट जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक वो चार्ज क्या करेगा, आपका काम करेगा, वर्क डन करेगा। ठीक है, अभी स्टेटमेंट को याद रखना क्योंकि हम इसको भी यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज का मेटल का स्फीयर पड़ा हुआ है, उसके अलावा हमने 2 और गोले ले लिए जिनके अंदर एक में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और एक में नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। ठीक है, जब हम इस पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव के पास लेके आएंगे तो देखते हैं क्या होता है। देखिए ये दोनों चार्ज कौन से हैं बच्चा, सिमिलर चार्जेस है ना, और हमने पढ़ा हुआ है कि सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दैट मीन्स जैसे ही ये चार्ज सेंटर में आएगा ये क्या करेगा, इसको रिपेल करना शुरू कर देगा। ये नहीं चाहता कि मेरे पास है क्योंकि दोनों क्या है, सेम चार्ज कैरी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें तो लेके जाना है जबरदस्ती, तो व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको पुश करेंगे सो दैट ये जबरदस्ती क्या होगा, आगे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। जब ये फोर्स यहां से चल के इधर आएगा तो ये क्या करेगा, कोई काम करेगा, वर्क डन करेगा। वर्क डन क्या होता है, जब कोई चार्ज डिस्प्लेस होता है, डिस्प्लेसमेंट का आपने पढ़ा होगा टॉपिक।
सो वर्क डन क्या हो गया, जितना ये यहाँ से चार्ज उठ के इधर की तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है। सो जब ये पॉजिटिव चार्ज जितना वर्क डन करेगा उतना ही ये क्या होगा, इधर की तरफ आएगा। समझ आया आपको? अब ये देखिए जब ये इधर आके जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, ये यहाँ पर आके मिक्स हो जाएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल लेट्स अज्यूम ए था, हमारा ए मेटल का था ये, और ये बी था, ठीक है। सो इसका पोटेंशियल है वी और इसका पोटेंशियल है वी बी, ठीक है। दोनों मेटल्स लेकर हमने पोटेंशियल ले लिया। सो अब जब ये चार्ज इसके अंदर एड ऑन हो गया तो इसका पोटेंशियल, पहले क्या थे, दोनों बराबर थे, लेकिन इसमें एक चार्ज आकर जुड़ गया, तो अब ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज्यादा। समझ आया आपको? ठीक है। तो इसमें तो क्या हो गया, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, ठीक है। अब ट्रांसफर आपको पता चल गया, भाई ये ज्यादा है तो डेफिनेटली क्या होंगे, ट्रांसफर यहां से होगा। अब आते हैं कि हमने पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव साइड लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो क्या है, अपोजिट पोल्स है, डेफिनेटली दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस है, अट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो प्लस और माइनस मिल जाएंगे, ये प्लस चार्ज इधर आ गया और इसमें तो हमें फोर्स भी नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली थोड़ा सा टच करेगा और ये इसके पास आके इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे आपके। जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो दैट मीन्स ये चार्ज तो न्यूट्रल हो जाएगा ना आपका, उसके अलावा जो चार्ज पेंडिंग है तभी भी क्या है, आपका पोटेंशियल क्या रहेगा, कम ही रहेगा। समझ आ गया आपको? क्योंकि ये तो खत्म हो गया, तो अब तो और भी चार्ज कम हो गया, तो क्या हो गया, पोटेंशियल आपका कम हो गया। ये चीज समझ आई, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, समझ आ गया। सो जब आप ये एक्टिविटी करते हैं तो आप ये दो चीजें देखते हो, पहला तो क्या कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना बच्चा, वो क्या होता है, हाईयर पोटेंशियल पे होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, हाई पोटेंशियल पे। तो जब पॉजिटिव चार्ज को मूवमेंट करनी होगी तो वो कहाँ से कहाँ करेगा, हाईयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करेगा। नेगेटिव चार्ज कहाँ होता है, लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। ये है आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो नेगेटिव चार्ज कहाँ मिलता है, लोअर पोटेंशियल पे, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, हायर पोटेंशियल पे होता है। तो अगर हम इनकी मूवमेंट देखेंगे तो मूवमेंट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे, तो वो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल से हमेशा हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। इस चीज को समझ लीजिए, बहुत अच्छे से दिमाग में उतार लीजिए कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एटम में, वो क्या करते हैं, आपके लोअर पोटेंशियल से हमेशा हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। कब तक ये फ्लो होगा, जब तक कि ये डिफरेंस बैलेंस नहीं हो जाता, बराबर नहीं हो जाता। जब ये बैलेंस हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे दोनों पोटेंशियल, मतलब दोनों तरफ चार्जेस एक जैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तब ये मूवमेंट स्टॉप हो जाती है, उसके बाद में करंट फ्लो नहीं होता। समझ आ गया आपको? क्लियर है? तो हमारे पास ये दो स्फेयर हैं, ठीक है, थोड़े लाइट है बट अब आपको दिखने लगे होंगे, मैंने इनको डबल कर दिया, ठीक है। दोनों स्फेयर हैं। अब हमने इन दोनों स्फेयर को एक मेटल की वायर से जोड़ दिया, ठीक है, मेटल की है तो कंडक्शन करेगी। अब यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज था और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चा, जैसे ही हमने इसको एक मेटल की वायर से जोड़ा, इनका एक सर्किट पूरा हुआ, तो अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लोअर पोटेंशियल से उठ के, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, है ना, ये क्या है, इससे बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो गया ना। तो अगर ये बड़ा होगा, पोटेंशियल यहाँ का बड़ा है, इस स्फेयर का बड़ा है, तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के इधर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की क्या क्या नेचर होता है कि हमेशा वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट करते हैं, हमने ये भी पढ़ लिया। और ये कब तक करेंगे ये मूवमेंट, जब तक ये दोनों पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते। जैसे ही पोटेंशियल बराबर, जैसे इन दोनों में कोई अंतर नहीं बचा, तो ये क्या करेंगे, फ्लो करना बंद कर देंगे। लेट्स टेक ये बी ए हमारे पास, ये 5 चार्ज को एक्वायर करता है, ठीक है, +5 कूलम इसके पास चार्ज है, इसके पास मान लेते हैं 3 का चार्ज है, 3 कूलम का चार्ज है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। कब तक ये करेंगे,
जब तक कि हमारा इनका टोटल अगर कर दे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे 8/2 दैट इज इक्वल्स टू 4 कूलम। जब दोनों के पास 4 कूलम हो जाएगा ना तब ये क्या करेंगे, दोनों स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अभी क्या था, इनके बीच में डिफरेंस था 2 कूलम चार्जेस का, 2 चार्ज का डिफरेंस था। अब वो क्या हो गया, बराबर हो गया। जैसे ही ये बराबर हो जाएगा ये अपनी कंडक्शन स्टॉप कर देंगे। समझ आ गया आपको। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। उससे पहले हम 2 न्यूमेरिकल्स आपके लिए उठा लेते हैं जो कि वर्क डन से रिलेटेड होंगे, कुछ चार्जेस से रिलेटेड होंगे। फिर हम स्टडी करेंगे हमारे ओम्स लॉ को, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जिसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन भी बहुत सारे बन जाते हैं। सो लेट्स डू द न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल है उसमें लेट्स अज्यूम कि चार्ज आपको 5 कूलम का चार्ज आपको गिवन है, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको दे रखा है दैट इज 20 वोल्ट। ठीक है, एक वायर है उसके अंदर आपका इतना चार्ज है और उस वायर के अंदर इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द वर्क डन। सो वर्क डन क्या होता है, फॉर्मूला आपने अभी भी किया है, वी ए माइनस वी बी करवाया था नहीं है मैंने अभी अभी, W अपॉन में Q। सो W क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस V इंटू में Q। सो कितना हो जाएगा, व्हाट इज V, 20 वोल्ट, Q कितना हो जाएगा 5 कूलम, सो कितना हो गया 100। अब वर्क डन है तो डेफिनेटली वैल्यू क्या होगी, यूनिट क्या होगी, जूल में होगी। ऐसे ही दूसरा न्यूमेरिकल दे रखा है जिसमें आपको एक वायर है जिसमें बैटरी का यूज किया गया और उससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया, दैट इज 2 वोल्ट, और उस वायर का जो चार्ज है दैट इज 1 कूलम। अब आपको एनर्जी निकालनी है। देखो एनर्जी और जो वर्क डन होता है दे आर सिमिलर। ठीक है, जितना काम होगा उतनी तो एनर्जी लगेगी ना, है ना। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, V इंटू में Q, अगेन 2 इंटू में 1, सो कितना आ गया 2 जूल। एनर्जी इज ऑल्सो इन जूल। समझ आ गया आपको। इस तरह से एक दो न्यूमेरिकल और ले लेती हूँ ताकि बच्चों आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है, 1 1 मार्क के क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। फॉर्मूला लगा लीजिए या फिर आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन लगा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और है जिसमें आपको वर्क डन दिया गया दैट इज 50 जूल। ठीक है, एक चार्ज है 2 कूलम का, वो एक पॉइंट से उठ के दूसरे पॉइंट के ऊपर जा रहा है और टोटल वर्क डन कर रहा है वो 50 जूल का। अब उसने ये कहा है कि वो एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल पे जा रहा है, तो जो दूसरा पोटेंशियल है दैट इज -10 वोल्ट। ठीक है, आपको जहां से वो शुरू हुआ था उसका पोटेंशियल निकालना है, V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप फॉर्मूला सेम लगेगा, VA माइनस में VB इज इक्वल्स टू W अपॉन में Q। ठीक है, VA इज V, VB इज -10 है तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 50 अपॉन में 2। सो ये कट आउट होके दैट विल बी 25। सो V इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये टाइम जब उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट विल कम आउट प्लस का 15। ठीक है, वोल्ट। अब कितना पोटेंशियल आ गया आपके ए पॉइंट के ऊपर, दैट इज +15 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया। ठीक है, अब 2 चीजें याद रखना, जो आपका वर्क डन होता है ना बच्चा, वो 2 चीजों पे डिपेंड कभी नहीं करता। पहला तो क्यों, किस रास्ते से जा रहा है, नहीं डिपेंड करता। जब आपने अगर वर्क डन के बारे में पढ़ा हो पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक में, या कभी स्कूल में भी पढ़ा हो, तो उसमें आप एक चीज पढ़ते हो कि कोई भी आप काम करते हो ना, आपसे ये नहीं पूछा जाता आप कैसे कर रहे हो, बस आपका काम हो जाना चाहिए। किस तरीके से गए, किस रास्ते पे गए, कोई नहीं पूछता, सिर्फ ये पूछते हैं काम हुआ कि नहीं। मम्मी पीटेगी कब, जब काम नहीं होगा। कैसे हुआ मम्मी नहीं पूछती। ठीक है, तो ऐसे ही जब चार्ज पार्टिकल जो वर्क डन करते हैं ना, वो वर्क डन कभी भी आपके चीज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके, तो 1/पाथ के मान लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, जो वर्क डन होती है ना वो कभी भी पार्टिकल के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, पार्टिकल का मास कैसा ही हो, बड़ा हो छोटा हो, काम होना चाहिए आपका। सो वर्क डन होता है, मास ऑफ चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करता है। समझ आ गया आपको। तो ये 2 चीजें ना 1 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाते हैं कि पाथ अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और एक पार्टिकल है वो किसी दूसरे रास्ते से जा रहा है, बट दे आर रीचिंग एट द सेम पोटेंशियल, तो क्या उनका वर्क डन अलग अलग होगा, नहीं, उनका वर्क डन सेम होगा। ठीक है, दूसरी चीज पूछ सकते हैं, एक बड़ा चार्ज है जिसका मास इतना है, एक दूसरा चार्ज है उसका मास को छोड़ दे रखा है, तो आपसे पूछे इन दोनों के वर्क डन क्या होंगे। ठीक है, तो उस पर भी हमारा वर्क डन डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।
सो ओम्स लॉ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इट इज गिवन बाय सेमन ओम ने दिया था ये आपके इन 1827 के अंदर। ठीक है, ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने बहुत अच्छी थ्योरी हमें दी, बहुत ग्रेट थ्योरी दी थी, जिससे पूरी इलेक्ट्रिसिटी आपकी सॉल्व होना बहुत ईजी हो जाता है। ओम्स लॉ ने रिलेशनशिप निकाला था बिटवीन रेजिस्टेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में। डन। सो ओम्स लॉ की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स is directly proportional to the current flow through it, अगर उसके फिजिकल कंडीशन दैट आर अनचेंज, फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर वगैरह बाहर से चेंज नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे जो दो वायर्स है, कंडक्टर्स हैं आपके, उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू इट। करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज एज V, कैपिटल से। सो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को जब हम हटाएंगे तो उसकी जगह पे हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डालना पड़ेगा, दैट इज योर R। ठीक है, R को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोल सकते हो आप, और R बाद में निकल के आया रेजिस्टेंस की तरह से, दैट हैज आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंस इन कंडक्टर्स। ठीक है, सो रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट को जाने से रोकेगा वो क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टर्स क्या होते हैं? जो रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से आपका करंट स्लो होता चला जाता है। ठीक है, बेसिकली इसकी वजह से ही, रेजिस्टर्स की वजह से ही हम अपने सर्किट्स को, अपीयरेंस को अकॉर्डिंग टू पावर चला सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि फैन स्पीड पे चलना चाहिए तो ओके, हम उतना ही उसको रेजिस्टेंस दे देंगे। बल्ब इतने पे चलना चाहिए, हम उसको उतना ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जिससे हमारे अपीयरेंस हाई करंट से बच जाते हैं, सेफ हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ पूछा जा सकता है, कई बार पेपर्स में आया भी है, 2 और 3 मार्क्स का करते हैं इसको। आपने क्या किया, एक सर्किट बना लिया जिसमें आपने सिंगल सेल को जोड़ दिया, अभी एक ही सेल जोड़ा हुआ है, आपने की लगा दी, ओपन और क्लोज की करेंगे इसको बार बार। सो आपने की अप्लाई कर दी, साथ में एमीटर करंट मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, पहली चीज तो एमीटर क्या करेगा? करंट को मेजर करेगा। साथ में हमेशा जो एमीटर होता है दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, वोल्ट मीटर आपने जोड़ दिया, वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? वोल्टेज को मेजर करने का, और ये हमेशा पैरेलल में जुड़ता है। ठीक है, सो वोल्ट मीटर आपने क्या किया? रेजिस्टर के साथ में पैरेलल में जोड़ दिया। जैसे आपका सर्किट कंप्लीट होगा, अब आप देखेंगे कि कितनी आपने ये फॉर्मूला निकाला, रेजिस्टेंस कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू V अपॉन I। ठीक है, आपने अभी क्या जोड़ा? एक सोर्स लगा दिया, बाहर से सेल लगा दिया, तो आप देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब ये क्या है? नेगेटिव साइड। जो सेल होता है ना बच्चों, उसमें इस तरह से सिंबल होता है, जो छोटे वाला होता है सिंबल दैट इज ऑफ नेगेटिव, और जो बड़ी लाइन होती है दैट विल शोन बाय पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? आपके निकलना शुरू होंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइड से निकलेंगे, करंट विल इन अपोजिट डायरेक्शन, जो पहले मैंने बताया। तो करंट आपका इस तरह से फ्लो करेगा, सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप क्या करेंगे? इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आपने रेजिस्टर निकाल रखा है ना, रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, तो आप देखेंगे कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस और जितना इसमें करंट फ्लो कर रहा है उसका रेशियो कितना आया है। ठीक है, हमने अभी क्या लगाया था? एक ही सेल लगाया था, हम 2 सेल लगा देंगे। ठीक है, फिर वापस से उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर लेंगे, फिर 3 सेल लगा देंगे, फिर से एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। इस तरह से हमने एक सेल जोड़ जोड़ के आपके बहुत सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, जब आप इनकी V अपॉन I निकालेंगे, सबका पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में फॉलोइंग करंट जो उसके अंदर से फ्लो करेगा, उन सबका जब रेशियो निकालेंगे दैट विल ऑलवेज कम कांस्टेंट। आप देखेंगे सेम आ रहा है हर केस में, आप कितनी ही सेल्स जोड़ते जा रहे हैं, लेकिन जो आपके एज वेल एज रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती जाएगी? चेंज होती जा रही है। तो आपको क्या पता चलेगा जब इस एक्टिविटी से कि हमेशा क्या हो रहा है हमारा, अगर सर्किट हमारा सेम है, सेल्स हम अलग किए जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हम चेंज किए जा रहे हैं, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा वैसे वैसे आपका क्या होगा? करंट भी चेंज होता चला जाएगा। और जब आप पोटेंशियल चेंज और करंट चेंज को जब आप डिवाइड करोगे, यू विल गेट ऑलवेज सेम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट मींस रेजिस्टेंस जो होगा वो हमेशा क्या मिलेगा? आपका सेम मिलेगा। समझ आ गया आपको? जब हमारा ये सेम आएगा तो
ग्राफ प्लॉटिंग करोगे, ठीक है। ग्राफ के अंदर आप क्या बनाओगे, v और i की वैल्यूज रखोगे, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखोगे सेंटर से जैसे R1 जो आएगा, लेट्स अज्यूम इतना आ गया, जब आप R2 पे जाओगे तो वो इतना आएगा, R3 पे जाओगे तो इतना। जब आप इन लाइंस को मिलाओगे ना, यू विल गेट इट से आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जिससे पता चलेगा कि हर बार में जो v अपॉन i का जो रेशियो था दैट इज ऑलवेज सेम, ठीक है। तो हमेशा क्या आ रही है, वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि v हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही करंट भी बढ़ता चला जाएगा। अंडरस्टैंड? सो ये हमारी क्या है, वेरिफिकेशन का वे होता है। हमने बार बार सेल चेंज किए, वैसे वैसे हमारे रेशियोज भी क्या होते गए, डिवीजन करते करते रेशियो भी क्या आएगी हमारे, सेम आते जाएंगे। समझ आ गया आपको? तो इस तरह से आप वेरीफाई करोगे। नाउ मूव टू रेजिस्टेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो आप रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी आपने सुने होंगे, तो ये सब क्या होता है, वो उनको पढ़ने वाले हैं। सो रेजिस्टेंस आपने पढ़ लिया है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट, V अपॉन I, ठीक है। अब इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, P की हमने पढ़ी है वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है, करंट की एम्पियर होती है। सो वोल्ट पर एम्पियर को बोला जाता है ओम। यूनिट होती है आपके रेजिस्टेंस की, दैट इज गिवन बाय आल्सो ओम, ठीक है। सो जॉर्ज साइमन ओम ने ओम की यूनिट दी थी, रेजिस्टेंस की यूनिट दी थी, दैट इज ओम। रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो आपका क्या होता है, दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये लेंथ के, दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। जितनी लंबी वायर होती जाएगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, जितना कम एरिया होता जाएगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। समझ आया आपको? सो एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। सो बेसिकली करंट कैसे फ्लो करता है, किस तरह से हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको जरूर दूंगी। कि लेट्स अज्यूम ये आपकी वायर है, ठीक है, मेटेलिक वायर है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के साथ जुड़ी हुई है हमारी, ठीक है, आप जोड़ लीजिएगा पॉजिटिव नेगेटिव से, ये हमारी क्या है, कनेक्टेड है। डन। सो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव की साइड से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, पॉजिटिव की साइड से क्या निकलेंगे, पॉजिटिव चार्ज निकलेंगे, ठीक है। सो जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में भी क्या होती है, टक्कर होती है, ओवर कोलिजन होता है। उस कोलिजन की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब जितनी ज्यादा लंबी वायर होगी दैट मीन्स उतने ज्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, आपस में कोलिजन करेंगे। उस कोलिजन की वजह से क्या होता है, वायर में रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। समझ आया आपको? मोटा मोटा समझ आया? जितनी ज्यादा बच्चों में लड़ाई होती है उतना ज्यादा क्या होता है, एक दूसरे से उतनी ज्यादा नफरत होने लग जाते हैं। तो सिमिलरली होता है, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं आपस में जब एक दूसरे को कोलिजन करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं, बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। अंडरस्टैंड? सो जो रेजिस्टेंस होता है, जितनी लंबी वायर लोगी उतनी ज्यादा वो क्या होंगी, एक दूसरे से कोलिजन करने के चांसेस होंगे। तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही क्रॉस सेक्शन एरिया, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन क्यों, क्योंकि हमारी वायर्स क्या होती है, सर्कल में होती है। सो जब उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालोगे तो वो क्या होगा, जितनी ज्यादा एरिया बढ़ता जाएगा उतना ही रेजिस्टेंस क्या होता जाता है, कम होता चला जाता है। समझ आ गया? इसी वजह से क्या होते हैं, जो आपकी बड़ी बड़ी मोटी वायर होती है, अगर आपको ज्यादा पावर भेजनी होती है तो हम क्या करते हैं, बड़ी वायर्स का इस्तेमाल करते हैं, मोटी वायर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से अगर उनका एरिया बढ़ेगा तो वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उनका कम हो जाएगा और आप ज्यादा अमाउंट में करंट को सेंड कर पाओगे। समझ आया आपको ये दोनों चीजें? when we combine both the terms तो क्या होगा, आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज R is directly proportional to L by A. Here L is length and A is area of cross section of wire. ठीक है। अब वापस से हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, सो वी हैव टू पुट ए कांस्टेंट ओवर देयर। सो उसकी जगह पे हमने रेजिस्टिविटी नाम की एक प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस को इंक्लूड कर दिया, दैट इज रो। समझ आ गया? रो से इसको प्रोनाउंस किया जाता है और सिंबल आपका इस तरह से होता है। दूसरा, इसके नेम क्या है, जो रो मैंने बताया, दैट इज इधर रेजिस्टिविटी आप कह लीजिए या आप इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह लीजिए। स्पेसिफिक क्यों कहा, क्योंकि हर एक मेटल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है।
आपकी जो मेटल्स क्या हमने बताया, जो जितनी अच्छी मेटल होगी जिसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा, करंट ज्यादा फ्लो करेगा दैट मीन्स उसका रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। करंट कम फ्लो कर रहा है दैट मीन्स उतना ही उस करंट को रोका जा रहा है, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर भी बोल सकते हो आप, और इसको प्रॉपर्टी को रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हो। सो रेजिस्टिविटी की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो व्हाट इट विल बी, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट मीटर क्यूब ऑफ मटेरियल। व्हाई आई राइट इट मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ इज आल्सो मीटर, एरिया इज आल्सो मीटर स्क्वायर, तो जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब में हो जाएगी। समझ आ गया आपको? ठीक है, अब आते हैं एसआई यूनिट क्या होती है। जब एसआई यूनिट की बात करेंगे तो व्हाट इट विल बी, ओम पर मीटर। ठीक है, ओम पर मीटर होगी। आप निकालना चाहो तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, आर ए बाय में एल, ये होगी रेजिस्टिविटी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम पर मीटर। ये क्या होता है, ओम, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, मीटर। समझ आ गया आपको? ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस अभी भी पढ़ा, दैट इज ओम। ठीक है, ओम हमने यहाँ लिख दिया, और व्हाट इज एल इज मीटर, तो ओम मीटर भी इसकी यूनिट होती है। आगे चलते हैं, व्हाट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी का क्या होता है, होता है फ्लो कराना, रेजिस्टिविटी होता है फ्लो को रोकना। ठीक है, एक ही चीज हो सकती है वायर में। ठीक है, तो बहुत अच्छा कंडक्टर हो सकता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, रेजिस्टिविटी क्या करेगी, उसको रोकेगी, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होता है, इससे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। नाउ कंडक्टिविटी एक कंडक्टर की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, जितना ज्यादा अच्छा कंडक्शन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करा सकता है, उतना अच्छा कंडक्टर होता है, और कंडक्टिविटी उसकी प्रॉपर्टी होती है टू फ्लो द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर, या एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल की तरफ। व्हाट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो बहुत अच्छा कंडक्शन करेगा, तो उस कंडक्टेंस को ही क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये कह लीजिए कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, यूनिट क्या होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम, ओम मीटर, और जो कंडक्टेंस होती है उसकी यूनिट होती है मो, और इसको कैसे डिनोट किया जाता है, कैपिटल जी से। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी सॉरी, अब हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टिविटी कि किस तरीके से हम रेजिस्टिविटी को कम ज्यादा बोल सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। सो रेजिस्टेंस आप पढ़ चुके हो, R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। ठीक है, इन विच रो इज रेजिस्टिविटी, L इज लेंथ एंड A इज एरिया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि किस किस के बदलाव से, जो इसके लेंथ हो गया, एरिया हो गया, इनसे रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, तो वो अब हम करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके, तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझना। लेट्स टेक, हमारे पास एक वायर थी, ठीक है, उसकी लेंथ L1 थी, एरिया A1 था, और उसका रेजिस्टेंस R था। आपने उस लेंथ को क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया। खींचने से उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, पतला हो जाएगा वो, तो लेंथ क्या होगी, L2 हो गई। एरिया भी ऑल्सो चेंज, दैट इज A2, रेजिस्टेंस भी चेंज, दैट इज R डैश। सो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो पहले रेजिस्टेंस क्या होगा, रो L1 अपॉन में A1। अब रेजिस्टेंस क्या हो गया, R डैश L2 अपॉन में A2। ठीक है, मटीरियल सेम है तो रो हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम रहेगी। टोटल अगर वॉल्यूम देखेंगे दोनों का, तो मटेरियल तो सेम ही है, हमने उसी को खींचा है, तो वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, क्योंकि हमने कुछ और एड ऑन नहीं किया। सो पहले वॉल्यूम क्या रहेगा, एरिया इंटू में लेंथ। अब वॉल्यूम कितना हो गया, एरिया इंटू में लेंथ, दैट इज A2 L2। दोनों बराबर रहनी चाहिए, क्योंकि मटेरियल हमने कुछ भी एड ऑन, कुछ भी निकाला नहीं है, तो वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। यहां से हमने A2 की वैल्यू निकाली, दैट इज इक्वल्स टू A1 L1 अपॉन में L2। समझ आ गया। रेजिस्टेंस, दूसरे जो पहले रेजिस्टेंस था वो भी पता चल गया, सेकंड रेजिस्टेंस भी हमें पता चल गया आफ्टर चेंज। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, A2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। A2 क्या हो जाएगा बच्चा, रो L2 अपॉन में R डैश। ठीक है, यहाँ भी A2 है, ये भी A2 है, तो क्यों ना हम A2 की वैल्यू इधर पुट कर देते, तो क्या चेंज होगा, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, दोनों चीज ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, अब R डैश क्या हो जाए, रो L2 इंटू में L2 अपॉन में A1 L2। ठीक है, सिर्फ हम रो डैश को उधर उठा के ले गए और सारा मटेरियल लेफ्ट साइड में लेकर आ गए। ठीक है, यहाँ पे L2 इंटू L2, तो L2 कितने हो गए, 2, स्केयर लगा दिया।
अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को दोनों तरफ ऊपर और नीचे L1 L2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, सो दैट होगा क्या, ताकि आपकी R की फॉर्मेशन में आपका रिजल्ट आ जाए, R डैश और R को आप कंपेयर कर सको। तो जब हमने L1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा आपको, रो L1 L2 का स्क्वायर और नीचे भी L1 कितने होंगे, 2, तो हमने कंबाइन इनका दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब ये वाली इसको क्या बोला जाता है, रो L1 अपॉन A2 कितना होता है, R के बराबर, तो हमने R की वैल्यू रख दी। अब हमारा रिजल्ट आ गया R डैश इज इक्वल्स टू R L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर। R को हम नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर साइड में, तो क्या बनेगा, जो न्यू फॉर्म्ड रेजिस्टेंस है अपॉन में ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू L2 अपॉन में L1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब आप इससे क्या रिजल्ट निकालोगे, देखो एक तो रेजिस्टेंस का निकल गया, तो पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। अगर लेंथ वेरी होगी तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा आपका ये वाला, ठीक है, डायरेक्ट या वैल्यू को पुट कर देंगे। अब आते हैं एरिया के ऊपर, देखो एरिया क्या होगा, A2 अपॉन में A1 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन में L2, दोनों से क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद में क्या होगा, L1 अपॉन L2, लेकिन यहाँ पर किस फॉर्म में, L2 अपॉन L1, तो हम इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। सो एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, A2 अपॉन में A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू L1 अपॉन में L2 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो A1 अपॉन A2 की फॉर्म में सारे को चेंज कर सकते हो, L2 की जगह पे L1 और L1 की जगह पे L2 कर दोगे। समझ आया। तो एरिया का जब फॉर्मूला निकालना होगा तो वो भी क्या होगा, देखो ये दोनों चीजें क्या होगी हमारी सेम, दैट मीन्स A1 अपॉन में A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1 किसके बराबर थे, R डैश अपॉन R के। तो हमारे ये एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा R डैश का, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एरिया, क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर इनटू में R, ठीक है। अब अगर रेडियस की फॉर्म में देखेंगे, देखो ये वायर है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है हमारी, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इस फॉर्मूला लगेगा। सो एरिया की जगह पे जब हम पाई आर स्क्वायर H लगाएंगे पहले वाले का और सेकंड वाले का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो इसका 4 करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, हाइट साइड कैंसिल, क्या बचेगा हमारा, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये R1 और R2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ आया आपको। तो इसीलिए R1 अपॉन में R2 का होल की पावर 4 इंटू में कैपिटल R, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, ये R डैश आएगा, सॉरी, ठीक है। न्यू रेजिस्टेंस को अगर तीनों की फॉर्मेशन में पूछा जाए, लेंथ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला तो आप ये लगा दीजिए, एरिया के अकॉर्डिंग है तो ये लगा दीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हिसाब से तो आप ये लगा दीजिएगा। समझ आ गया आपको, आई होप सब समझ आ रहा है। अब चलते हैं मेन प्रॉपर्टी। देखो रेजिस्टेंस आपका चेंज हो सकता है, आप देख ही रहे हो, जैसे जैसे आप इन वैल्यूज में चेंज करोगे रेजिस्टेंस इज ऑल्सो चेंजिंग, बट मटीरियल तो सेम है ना, तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी हमारी, चेंज नहीं होगी, रेजिस्टिविटी ऑलवेज सेम। लेकिन अगर मटेरियल बदलेगा तो उसके हिसाब से रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। मेटल्स में वेरिएशन होगा तो चेंज होगी, कोई सेमीकंडक्टर है तो भी उसकी अलग होगी रेजिस्टिविटी। सो अकॉर्डिंग टू मटेरियल रेजिस्टिविटी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, हीट बढ़ेगी। मैंने आपसे बताया था रेजिस्टेंस क्या होता है, जब दोनों पास ऑन हो रहे हो तो उनकी वजह से कोलिजन होगा, कोलाइड करेंगे तो हीट निकलेगी और हीट निकलेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और रेजिस्टिविटी भी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। समझ आ गया आपको। अब आते हैं इंसुलेटर। हमें पता है कि इंसुलेटर आर वेरी बैड कंडक्टर, तो जो कंडक्ट नहीं करेगा दैट मीन्स उसमें उतना ही करंट को रोका जा रहा है, कंडक्ट नहीं हो रहा, रोका जा रहा है, तो रोकने का मतलब रेजिस्टिविटी, तो उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। फिर बीच में आते हैं सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर से तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी डेफिनेटली कम होती है। नाउ कम टू अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं, जैसे आप टिन पढ़ते हो, ब्रास पढ़ते हो, ये सब अलॉयज होते हैं, दैट आर मेड अप ऑफ 2 और 3 मेटल्स और नॉन मेटल को जब आप कंबाइन कर देते हो तो एक अच्छा आप अलॉय बनाते हो, जो कि ना तो ज्यादा मतलब कोई जैसे मेटल्स में कोरोजन वगैरह लगता है तो उसकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको ओवरकम करने के लिए हम 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स नॉन मेटल्स को ऐड ऑन करके कोई एक अलॉय बनाते हैं जिसकी फॉर्मेशन अच्छी होती है, आपकी कोरोजन नहीं लगता, शाइनिंग अपीयरेंस होती है, तो वो सब, ठीक है।
अलॉय एक अलग से टॉपिक है, वो मैं कभी बाद में कराऊंगी आपको। सो रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय क्या होती है, कंडक्टर से अच्छी होती है क्योंकि हम उसमें मेटल नॉन मेटल बहुत कुछ ऐड करके बनाते हैं। मेटल्स सबसे प्योर होते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी सुपर्ब होती है, बहुत अच्छी होती है। तो जो बहुत अच्छी सुपर्ब क्वालिटी के कंडक्टर है वो उतने ही बैड रेजिस्टेंस हो जाएंगे। तो इनकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। समझ आया? अब मैंने बात की वैल्यूज की, तो वैल्यू क्या क्या होती है। देखो कंडक्टर की जो रेंज होती है रेजिस्टिविटी की, दैट विल बी 10⁻⁸ से लेके 10⁻⁶ ओम मीटर तक की रेजिस्टिविटी की रेंज होती है। ठीक है। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो अभी पढ़ा हमने कंडक्टर से सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो जब ये कम होगी तो वैल्यूज भी क्या होगी इसकी, कम। 10⁻⁵ से लेके 10⁻² ओम मीटर तक की वेरिएशन होती है अकॉर्डिंग टू सेमीकंडक्टर जो हमने पिक किया है। ठीक है। ऐसे अगर हम इंसुलेटर्स की बात करेंगे तो दैट विल बी इंसुलेटर जो बहुत अच्छे हैं, रेजिस्टिविटी जिसमें बहुत सुपर्ब है, तो उनकी रेजिस्टिविटी भी हाई होगी। दैट विल बी 10⁸ से लेके 10⁻16 17 तक की वेरी होती रहती है। तो ये रेंज आप याद कर लीजिएगा बिकॉज 1 मार्क के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। सो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही बहुत है आपके लिए। पहले आप इसको कंप्लीट कीजिए, आप इनके नोट्स प्रिपेयर कीजिए, लर्न कीजिए। बच्चे सबसे बेस्ट पे होता है अगर आप इन सब कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ कर याद करना चाहते हो तो आप इनकी रिवीजन डेफिनेटली कीजिए, एक बार हमारे साथ समझिए, फिर ये मत सोचिए कि आपको आ गया है, फिर एक बार सेल्फ रिवीजन जरूर कीजिए ताकि आप अपने आप को और भी ज्यादा इन टॉपिक्स पे कमांड आपकी बहुत अच्छी बन जाए। ठीक है। इनकी रिवीजन डेफिनेटली कीजिएगा ताकि आपको ये सारी चीजें लर्न होती जाए क्लास के साथ साथ, क्योंकि अगर आप बाद में इकट्ठे टॉपिक्स को समझेंगे ना तो एक तो चैप्टर लंबा लगेगा, भारी लगेगा, आप सोचोगे बहुत बहुत लंबा हो गया, बस इतना ही करते हैं। तो मेक श्योर कि जैसे जैसे जो जो हम लेक्चर्स आपको कराते जा रहे हैं वो आप लर्न भी करते चलिए ताकि जब हम न्यूमेरिकल्स पे और आपके क्वेश्चन आंसर्स पे पहुंचेंगे टिल देन यू विल बिकम द एक्सपर्ट इन द बेसिक्स। ओके। अपना ध्यान रखिए बच्चों, बहुत अच्छे से खाइए पिए, तंदुरुस्त रहिए, हेल्दी रहिए और अपने एग्जाम्स में इसी तरह से पेपर्स की तैयारी करते रहिए। ठीक है। आगे फिर से हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वेरी वेरी थैंक यू, और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए भी कॉपी को रेडी रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। टिल देन ध्यान रखिए अपना, और बच्चों को भी इस लेक्चर से जोड़िए ताकि वो भी इलेक्ट्रिसिटी या आगे आने वाले चैप्टर्स को बेसिक से लेके एडवांस तक समझ सके और उनको और कुछ भी बढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है। दूसरी चीज, हमारे चैनल पे आकर अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो फिर क्या किया, तो मेक श्योर कि आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम कोशिश करेंगे कि आपके फ्रीक्वेंटली मैथ्स और साइंस को दोनों को एक साथ कंटिन्यू कर सके। थोड़ा सा टाइम का इश्यू हो जाता है बट स्टिल हम आपके लिए डेफिनेटली टाइम निकालेंगे क्योंकि हमारे प्यारे बच्चे बहुत दूर बैठकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखिएगा और अच्छे से पेपर्स की इसी तरह से तैयारी करते रहिए।